हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, एक तो आपके थंबनेल में देखने को मिल गया होगा आप सभी लोगों को कि एक तो आपके लिए रहेगा फ्री टेस्ट सीरीज। कौन से एग्जाम के लिए वो आपकी फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है या किन किन एग्जाम के लिए रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके थंबनेल में आपको सामने देखने को मिल रहा होगा 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में भी हम आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम आने वाले वो कौन कौन से आपके अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम है। जैसे अगर बात करें सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। आपको कुछ ही टाइम में 26 से 28 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर और इसके अलावा आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इसके रिगार्डिंग आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एग्जाम भी होगा। टीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ असिस्टेंट पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट आने वाली है। आपका नोट सेट आपका एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा स्टेट सीएचओ और अदर जो नर्सिंग एग्जाम आने वाले हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम आपके बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। आपके लिए हम लेके आए 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डेली क्लास रहेगी। वो क्लास क्या रहेगी, फ्री एमसीक्यू क्लास रहेगी। रात को 9:15 पे डेली आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी जितने भी एग्जाम हुए हैं नर्सिंग के अंदर, उन सभी का एनालिसिस करने के बाद में हमने इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक तैयार किए गए हैं और उन्हीं की आज से आपकी डेली आपकी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नर्सिंग वाईफाई यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज है वो क्या है भाई, आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज क्या रहने वाली है। आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है। वो किसके रिगार्डिंग रहेगी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा हर संडे को, एवरी संडे को, हर संडे को क्या रहेगा, आपका फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा। यानी हर संडे को फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो भी आपका एग्जाम आने वाला है आरआरबी का, उसके लिए पूरी की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज फ्री रहने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की अपनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अमल सर का, जो आज से आपको अमरसन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उनके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू क्लास है उसके बारे में ये बात करने वाले हैं। तो वेलकम सर, स्टार्ट कीजिए आज का सेशन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, सर ने एक अनाउंसमेंट तो कर ली। दूसरी अनाउंसमेंट क्या है कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा सेकंड बैच 1 फेब से। ठीक है, हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फेब से और उसके आपकी जो भी क्लासेस हैं उसकी डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। 6 महीने का आपके क्लासरूम जो प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी और साथ साथ में वही क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड भी रहेगी। ठीक है, और 3 दिन का आपका इसके लिए डेमो होगा 1, 2 और 3 फेब को। ठीक है, और आपके ये क्लासेस कैसी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑनलाइन बैच रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन बैच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑनलाइन बैच के लिए हम एक ऑफर लेके आ रहे हैं। जो आपके बैच जो है वो बैच आपके 4499 के अंदर होगा। ठीक है, 4500 हम मान सकते हैं 4499 के अंदर यह बैच रहेगा। एक्चुअल फीस कितनी थी उसकी 10,000 और उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके आपको 6,000 की और 6,000 से आपके लिए सिर्फ स्पेशल अभी के लिए है वो है 4499 के अंदर। कितने में, 4499 के लिए एक स्पेशल बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो नॉर्सेट के लिए। ठीक है, नॉर्सेट या फिर अदर एग्जाम जितने भी आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम आते हैं उन सभी के लिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप हम 24/7 आपको ये इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हो हमारे कांटेक्ट नंबर से। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जीसीएस, है ना, ग्लासगो कोमा स्केल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे।
ठीक है, जैसे सर ने बताया कि हम 100 टॉपिक के रिगार्डिंग हम क्लास लेके आ रहे हैं, तो वो 100 टॉपिक कौन से रहेंगे, तो उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है आज का एमएसएन का, वो है हमारा जीसीएस। ठीक है, तो जीसीएस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज, और हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि a patient has experienced a brain injury, you know that written in the progress notes the physician says the patient has GCS score is 10, जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं कि जो आई रेस्पॉन्स है वो 3 है, वर्बल रेस्पॉन्स है वो 3 है, और मोटा रेस्पॉन्स है 4। टोटल हम काउंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्रेन इंजरी इन द पेशेंट, कि पेशेंट के अंदर जो हमारे ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी रहती है उसका स्कोर क्या रहेगा, अगर आपके उस पेशेंट के अंदर जो जीसीएस स्कोर है वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर वो हेड इंजरी आएगी, ब्रेन इंजरी आएगी। चलो अब बात कर लेते हैं हम, हमारा टॉपिक क्या है, जीसीएस। जीसीएस की फुल फॉर्म क्या रहती है, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा स्केल किस लिए करते हैं, हम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन चेक करने के लिए। ठीक है, कि किसी पर्सन का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जीसीएस स्कोरिंग करते हैं। अब जीसीएस स्कोरिंग के लिए आगे देखा जाए तो क्यों करते हैं कि हमारे जो ब्रेन की इंजरी हो रखी है उसकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, उस सीवियरिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसके सीवियरिटी के अंदर हमें टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस सीवियरिटी को। ठीक है, एक है हमारी माइल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, माइल्ड ब्रेन इंजरी बोल सकते हो आप, और सेकंड है आपके मॉडरेट, और थर्ड जो रहती है वो होती है सीवियर। ठीक है, 3 कैटेगरी के अंदर हमारा जीसीएस स्कोर डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि माइल्ड इंजरी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर जीसीएस कितना रहेगा, कि जिस पेशेंट के अंदर जीसीएस जो है वो हमारा 13 to 15 रहेगा, तो उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर माइल्ड ब्रेन इंजरी है। ठीक है, 13 to 15। अगर नेक्स्ट बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट के अंदर आपके आता है 9 to 12। ठीक है, अगर किसी पर्सन का स्कोर जो है वो 9 to 12 है तो वो किसके अंदर आएगा, मॉडरेट के अंदर। और थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, सीवियर वाला। सीवियर वाला जो होता है वो लेस देन 8 होता है। ठीक है, अगर सीवियर ब्रेन इंजरी है तो उसके अंदर जीसीएस जो स्कोर है वो कितना आएगा, आपके 8 आएगा। ठीक है, तो सीवियर के अंदर कितने, 8। अब देख लेते हैं इसने कितना बताया है जीसीएस स्कोर, इसने जीसीएस स्कोर जो पेशेंट का बताया है वो कितना, 10। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, देखो 9 से 12। कौन से के अंदर, मॉडरेट के अंदर। तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, माइल्ड के अंदर कौन सा आता है, 13 to 15, और सीवियर के अंदर कितना आता है, लेस देन 8। ठीक है, कोमा और डेथ होती है उसके अंदर, अगर डीप कोमा के अंदर है तो उसका स्कोर जो आता है वो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 स्कोर किसको बोलते हैं, या तो उस पेशेंट की डेथ हो रखी है या फिर पेशेंट डीप कोमा के अंदर। ठीक है, तो उसको स्कोर कितने देते हैं, 3 देते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 स्कोर यूज करते हैं। तो हमने स्कोरिंग तीनों के अंदर देख ली। तो इसका आंसर जो हमारा है कि जिसका जीसीएस स्कोर कितना रहेगा, 10 रहेगा, उसको हम कितना स्कोरिंग देंगे, उसको हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखने वाले हैं, तो वो हमारी मॉडरेट कैटेगरी होगी। ठीक है, मॉडरेट के अंदर 9 to 12 आते हैं, इसलिए 10 भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि ग्लासगो कोमा स्केल असेस व्हाट एरिया ऑफ रिस्पांस टू स्टिमुलाई। ठीक है, कि जो हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है वो कौन से एरियाज को असेस करता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे टोटल 3 एरियाज होते हैं। ठीक है, ग्लासगो कोमा के अंदर टोटल कितने एरिया होते हैं, 3, और उस 3 को हम डिनोटेड करते हैं ईवीएम से। कौन से उसको शॉर्ट के अंदर हम डिनोट करते हैं ईवीएम से। ठीक है, तो ई क्या है, आई रिस्पॉन्स, वी से आपका वर्बल रेस्पॉन्स, और एम से है आपका मोटा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट हमारे एरिया याद रखने के लिए हम क्या याद रखते हैं, ईवीएम। ठीक है, ये आपकी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, ये क्या है आपका आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया रखा है कि इसके अंदर कौन सा एरिया आपके स्टिमुलाई के अंदर आता है जीसीएस के अंदर, और नेक्स्ट क्या लगाया हुआ है, एक्सेप्ट, के कौन सा एरिया नहीं आता है।
ठीक है, ये सभी एरिया आते हैं, बट एक एरिया ऐसा है जो आपके क्या नहीं आता, इस जीसीएस की रेस्पॉन्स के अंदर स्टिमुलाई की रेस्पॉन्स चेक करने के लिए नहीं आता। कौन सा आता है? आई आता है, वर्बल आता है, मोटार आता है। ठीक है, डी कौन सा है? मोटार, यस आता है। आई ओपनिंग, ये हम चेक करते हैं। सेकंड कौन सा? वर्बल आता है। और आपका ऑडिटरी ये नहीं आता। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? ए रहेगा। कौन सा? अगर इसके अंदर एक्सेप्ट के अंदर पूछा गया है कि कौन सा एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता, तो वो ऑडिटरी एरिया आपके इन्वॉल्व नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। और दूसरी चीज हमें इसके अंदर क्या देखना है, इसके अंदर स्कोरिंग देखते हैं। ठीक है, कि ईवीएम की आपकी जो स्कोरिंग होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो टोटल हमारा जीसीएस जो होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम 15 और मिनिमम की बात की जाए तो कितना? 3। मैक्सिमम 15 और मिनिमम 3। अब जब बात करते हैं पर्टिकुलर पैरामीटर की, तो पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर देखा जाए तो इसको हमने ईवीएम के थ्रू लिखा, एक ट्रिक लगाई आई, वर्बल और मोटर को। तो हमें आगे से ट्रिक एक और चीज यूज कर लेना, 4, 5, 6। ठीक है, जो आई होती है उसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं, जो वर्बल होता है इसके अंदर 5 होते हैं, और मोटर के अंदर कितने होते हैं पैरामीटर? 6 पैरामीटर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि इसके अंदर हमें ट्रिक याद रखनी है ईवीएम, और ईवीएम को जो नंबरिंग है वो कैसे देते हैं? 4, 5, 6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें 4, 5, 6 नंबर रहते हैं। तो इनके अंदर पर्टिकुलर पैरामीटर कितने हैं वो हमें पता चल गया। इनको टोटल करोगे तो कितने आएंगे? आपके 15 आएंगे। तो मैक्सिमम मार्किंग जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 15। और मिनिमम की बात की जाए तो वो कितनी रहती है? 3 इसके अंदर मिनिमम नंबर रहते हैं। ठीक है, जो मिनिमम हम लोएस्ट स्कोर होता है वो हमारे जीसीएस के अंदर 3 रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो इससे पहले हम जीसीएस के स्केल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पैरामीटर आते हैं। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर हमने देख लिए थे। कौन कौन से 3 पैरामीटर थे? हाँ जी, तीनों पैरामीटर कौन कौन से थे? एक तो हमारा था वर्बल, ठीक है, दूसरा हमारा आई, और तीसरा हमारा मोटार। ठीक है, तो इसको हमेशा सीक्वेंस याद रखो। तो हमें ईवीएम के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस याद रखनी है। जब भी आपके इसकी सीक्वेंस पूछी जाए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसके पैरामीटर का सीक्वेंस क्या रहता है। ठीक है, उसके पैरामीटर का सीक्वेंस क्या रहता है। तो उसके अंदर पहला पैरामीटर रहता है वो आई रेस्पॉन्स चेक करते हैं, सेकंड पैरामीटर रहता है वो वर्बल चेक करते हैं, और थर्ड जो होता है वो मोटार करते हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस के अंदर आपको पहले एम दे के फिर ई दे के वी दे सकता है। ठीक है, ऐसे भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, बट जो करेक्ट सीक्वेंस होती है वो आई, वर्बल और मोटार सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो हमें एग्जाम के अंदर भी ऑप्शन के अंदर उल्टा करके दे सकता है, बट हमें कौन सी सीक्वेंस याद रखनी है? ईवीएम के अकॉर्डिंग ही याद करनी है। तो इसके अंदर पहला आई चेक करेंगे, फिर वर्बल करेंगे, फिर मोटार करेंगे। ठीक है, तो ये वाला नहीं यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल की। ठीक है, तो स्केल के अंदर बात की जाए तो पहला पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, तो वो पहला पैरामीटर कौन सा है? ठीक है, तो वो पहला हमारा है कि कौन सी? आई रेस्पॉन्स हमें चेक करनी है। ठीक है, तो आई रेस्पॉन्स के अंदर हम टोटल कितने पैरामीटर यूज कर रहे हैं? कि 4 पैरामीटर ज्यादा होते हैं ना। अगर आई की रेस्पॉन्स के अंदर देखा जाए कि कितने नंबर हम सबसे ज्यादा देंगे, ठीक है, तो ईवीएम के अकॉर्डिंग हमने देखा था 4, 5 और 6। ठीक है, तो आई के अंदर सबसे ज्यादा कितने नंबर रहते हैं? 4 नंबर रहते हैं। ठीक है, तो 4 किसको बोलोगे? जब हम कभी किसी पेशेंट के पास जाते हैं, ठीक है, हमारे वार्ड में कोई पेशेंट एडमिटेड है, तो हम जाते हैं तो वहां पे हम जीसीएस चेक करते हैं। तो पहला कौन सा चेक करना है? आई रेस्पॉन्स चेक करना है। आई रेस्पॉन्स चेक करते वक्त हमें क्या देखना है कि जैसे ही हम पेशेंट के पास गए तो वो पेशेंट क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली अपनी आईज को मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियसली पेशेंट अगर अपनी आई को मूवमेंट करता हुआ है, आई को ब्लिंक करता है, तो उस पर्सन को हम आई के अंदर जो स्कोर देंगे वो कितना देंगे? 4 स्कोर देंगे। आई के अंदर कितने नंबर देंगे? 4 देंगे। सेकंड, मान लो आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने अपनी आईज ओपन ही नहीं की। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उस पेशेंट को आवाज देनी है। ठीक है, उसका मान लो कोई भी नाम हो, रोहित हो, कोई अनिल हो, जो भी हो, तो उसको आवाज दोगे आप, या फिर आप क्या करोगे, है ना, पेशेंट के साइड में जाके आप बेड पे टच कर लो। ठीक है, तो उसके अंदर हम पूछेंगे कि रोहित सुन रहा नहीं। ठीक, अगर उसने आईज ओपन कर ली तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो मार्किंग है वो
3 रहेगी। कितनी रहेगी? पहले क्या किया हमने, उसको स्पॉन्टेनियसली देखा कि वो आई ओपन कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आई ओपन कर रहा है तो हम उसको 4 देंगे, आई ओपन नहीं कर रहा तो हम फर्दर पैरामीटर यूज करेंगे, आई के अंदर कौन कौन से स्टेप है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्या किया, स्पॉन्टेनियसली लेगा, स्पॉन्टेनियसली उस पेशेंट ने क्या नहीं किया, अपनी आईज ओपन नहीं की। सेकंड हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं स्पीच वाला, क्या हमने उसको क्या दी, आवाज दी। आवाज पे अगर आईज ओपन कर दी तो उसको हमने नंबर दे दिए 3। अगर आवाज पे पेशेंट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो थर्ड हमारा पैरामीटर होता है वो पेन का होता है। ठीक है, थर्ड हमारा पैरामीटर कौन सा होता है, पेन का होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पेन देंगे। अब पेन कहां पे देंगे, पेन की स्टिमुलाई देंगे, या तो हम देंगे इसके सुप्राऑर्बिटल रिज पे, है ना, यहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं सुप्राऑर्बिटल रिज, या फिर आप स्टर्नम पे दे सकते हो, है ना, या फिर आप स्टर्नम पे दे सकते हो, या फिर आपके ट्रेपेजियस मसल रहती है इस पे दे सकते हो। ठीक है, तो पेन को देने के लिए आपके 4 to 5 कुछ रेस्पॉन्स होती है, उससे हम क्या चेक कर सकते हैं, उसका पेन स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं सुप्राऑर्बिटल रिज पे, या फिर हम स्टर्नम पे या ट्रेपेजियस पे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर रहते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, इस पेन को असेस कर सकते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर पेन को असेस करते हैं। ठीक है, सभी के अंदर पेन आएगा, तो पेन को असेस करने के लिए टेक्निक जो रहती है तो यही रहती है। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो पैरामीटर था, पेशेंट ने क्या किया, स्पॉन्टेनियसली आउट आईज ओपन नहीं करी, हमने आवाज दी उसमें ओपन नहीं की। थर्ड हमारा जो है वो कौन सा है, पेन का। तो पेन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे प्रेशर दिया सुप्राऑर्बिटल रिज पे। अगर प्रेशर के दौरान पेशेंट ने क्या किया, इस पेनफुल स्टिमुलाई के दौरान अगर उसने आईज ओपन कर दी तो उसको हम स्कोर देंगे, तो वो स्कोर देंगे 2। अगर ओपन पर्सन जो है, जो पेशेंट है वो आईज ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 1। ठीक है, अगर पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी अगर पेशेंट आपका आई ओपन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर हम स्कोर कितने देंगे, 1 स्कोर देंगे। ठीक है, तो आईज के अंदर हमने कौन से देखे, टोटल 4 पैरामीटर देखे कि जब पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन कर रहा है तो उसको हम 4 मार्किंग देंगे। जब हम पेशेंट को साउंड दे रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली ओपन नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप कि हमने उसको साउंड दिया। ठीक है, आवाज लगाई उस पेशेंट के नाम से, तो पेशेंट ने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया तो हम 3 मार्क्स देंगे। अगर रेस्पॉन्ड नहीं किया तो हम फर्दर पैरामीटर के लिए जाएंगे। ठीक है, फर्दर क्या है, अगर वॉइस के बाद, अगर आवाज देने के बाद भी अगर आईज ओपन नहीं कर रहा है तो हम नेक्स्ट देंगे पेनफुल स्टिमुलाई। ठीक है, तो पेनफुल स्टिमुलाई जो होती है, अगर उसके अंदर पर्सन क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, आईज को ओपन करता है, तो हमारा क्या नंबर रहेगा, कि उस पेशेंट को हम आई के अंदर कितने रेस्पॉन्ड नंबर देंगे, स्कोरिंग देंगे, वो देंगे आप 2। ठीक है, अगर वो आईज ओपन नहीं करता है पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी, तो हम उसको नंबर कितने देंगे, 1। ठीक है, तो इसके अंदर जो मिनिमम मार्किंग रहती है पर पैरामीटर के अंदर वो 1 रहती है। अगर आई की बात की जाए मैक्सिमम तो 4। ठीक है, मिनिमम मार्किंग आपके तीनों की 1-1 रहेगी। इसलिए तो हमने जीसीएस के अंदर बोला कि टोटल स्कोर कितना रहेगा, 3 रहेगा अगर मिनिमम स्कोर की बात की जाए। ठीक है, तो आई के अंदर हमने चारों पैरामीटर हमने देख लिए कि कौन कौन से हमारे चारों पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सेकंड रेस्पॉन्स की। कौन सी सेकंड रेस्पॉन्स है, हमने आई का मूवमेंट देख लिया कि कैसे कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली है, स्पीच से है, या पेनफुल से, या फिर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्टिमुलाई रहती है वो है हमारा वर्बल रेस्पॉन्स, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वर्बल रेस्पॉन्स के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हम पूछेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम पेशेंट के पास के हमने आई के पैरामीटर हमने चेक कर लिए। नेक्स्ट जो हमारी रेस्पॉन्स है वो है हमारी कौन सी, वर्बल रेस्पॉन्स। तो उस वर्बल रेस्पॉन्स के लिए हम पहले जाते ही पेशेंट से इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग पूछ लेंगे और पूछेंगे कि आप कहाँ पे हो अभी, एट प्रेजेंट आप कहाँ पे हो। ओरिएंटेशन कैसे चेक करते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन का लोकेशन चेक करते हैं। ठीक है, पर्सन का नाम पूछते हैं कि पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, टाइम, प्लेस और पर्सन के रिगार्डिंग पूछते हैं, तो उसको पूछते हैं नाम क्या है आपका, प्लेस कौन सी जगह आप हो, और आपका आज की डेट क्या है, टाइम की रिगार्डिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन इन तीनों के रिगार्डिंग अपना नाम बताता है, एट प्रेजेंट कौन सी लोकेशन पे वो बताता है, और आज की डे या डेट क्या है वो बताता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि इसको हम बोलेंगे कि पर्सन जो है वो हमारा ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर पर्सन हमारा ओरिएंटेड है तो उसको हम कितने दे देंगे, वर्बल के हाईएस्ट मार्किंग देंगे। कितनी हाईएस्ट मार्किंग होती है, वर्बल की 5 होती है। ईवीएम के अंदर देखा था हमने, है ना, वापस लिख लेता हूँ, ईवीएम, है ना, तो ईवीएम के अंदर कितनी होती है,
4, 5 और इसके अंदर 6 ये हमारी रहती है। तो हाईएस्ट जो स्कोर होता है वो कितना रहता है? 5 रहता है। कब देंगे 5? जब पेशेंट हमारा क्या हो? ओरिएंटेड हो। सेकंड हम कब देंगे? कि जब पेशेंट से पूछा जाए टाइम, प्लेस और उस पर्सन के रिगार्डिंग अपना नाम पूछा जाए, या इनमें से कोई एक भी, टाइम भी उसको नहीं पता हो सही, क्या अभी कितने बज रहे ये, या फिर आज कौन सा डे है ये नहीं पता हो। अगर प्लेस की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट तो हॉस्पिटल के अंदर है, बट वो बता दे कि मैं घर पे हूं, या फिर किसी सिनेमा हॉल के अंदर हूं, ठीक है, या फिर कहीं भी बताए। इन तीनों के अंदर किसी एक के अंदर भी प्रॉब्लम आई तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो पर्सन जो है वो डिसओरिएंटेड है, उसका ओरिएंटेशन सही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल टर्म के अंदर यूज करते हैं कि पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है। क्या है? उसके अंदर कंफ्यूजन है कि वो उसको एग्जैक्ट पता नहीं है अपने ओरिएंटेशन के बारे में, तो वो डिसओरिएंटेड है। तो उसके लिए हम स्कोर देंगे, वो स्कोर रहेगा हमारा 4, ठीक है। ओरिएंटेड है तो 5। नेक्स्ट हमारा डिसओरिएंटेड है तो उसके लिए स्कोर हम यूज करेंगे कितना? 4। थर्ड आता है कि अगर पेशेंट को पूछा जाए कि आपने खाना खाया, ठीक है, उसको क्या पूछा गया? थर्ड हमने क्या यूज किया कि उसके अंदर इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब क्या है? कि जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने खाना खाया, अगर वो पूछा जाता है कि खाना खाया, तो वो उस ट्रैक को हटा के किसी और चीज के बारे में बात करे, ठीक है। हमने पूछा उससे खाना खाया, हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, हम बेड की साइड गए और वहां पे चेक किया, उससे यही क्वेश्चन पूछा कि आपने खाना खाया आज, तो वो क्या बताता है? कि मेरा भाई उधर है, मेरी मम्मी घर पे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कि वहां पे उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जो वर्ड बोल रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है। उस प्लेस पे जो बोलना चाहिए, जो क्वेश्चन हमने किया है पुटअप, उसके रिगार्डिंग जो आंसर करना चाहिए, तो वो सही चीज है। अगर वो क्या कर रहा है? उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कि जो ट्रैक से हटके जाता है, जो अप्रोप्रिएट आंसर देना था वो नहीं दे के दूसरी चीजें बात करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो वर्ड बोल रहा है, हमने खाने के रिगार्डिंग बोला, उसने मम्मी के रिगार्डिंग बताया, भाई के रिगार्डिंग बताया, कुछ फैमिली के रिगार्डिंग भी बता सकता है ना, किसी चीज के बारे में बताए, बट खाने को छोड़ के 10 चीजों के बारे में बताता है कि जो वर्ड है वो कैसे इनअप्रोप्रिएट। तो उस चीज के लिए हम मार्किंग जो देंगे वो कितनी देंगे? उसको 3 मार्किंग देंगे कि उसके अंदर जो पर्सन है वो जो वर्ड बोल रहा है वो प्रॉपर नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं उसके अंदर रेस्पॉन्स, वो होता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब क्या है? कि कुछ ऐसा साउंड निकालेगा अजीब जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। यहां पर तक बोल रहा था कि पापा है, मम्मी है, भाई है, जो भी है ना, पड़ोसी है, कुछ भी बोल रहा था तो वो हमें चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड के अंदर क्या बोलेगा? तो वो साउंड जो निकालेगा वो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मॉर्निंग वाला साउंड जो होता है वो मॉर्निंग का वर्ड वो निकालेगा, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज बोलेगा वो, जैसे आपके अल्कोहलिक वाले होते हैं ना पेशेंट, ठीक है, हैवी ड्रिंक कर रखी है, उसके अंदर पता नहीं क्या बोल रहा है, वर्डिंग्स जो होती है वो स्लर्ड स्पीच हो जाता है ना। एक सिंपल टर्म के अंदर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर स्लर्ड स्पीच है, जो हमारे वर्ड जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहे। तो उस कंडीशन के अंदर हम स्कोर देंगे, उसको कितने देंगे? उसको स्कोर देंगे वो 2 देंगे, ठीक है। अगर आपके स्लर्ड स्पीच भी नहीं निकाल रहा है, अगर आपने कुछ भी पूछा, ट्राई कर दी, पेनफुल स्टिमुलाई दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी उसके अंदर नो रिस्पॉन्स है, वर्बल के अंदर नो रिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम स्कोर कितना देंगे? 1 देंगे, ठीक है। वापिस एक बार वर्बल के रिगार्डिंग बता रहा हूं कि अगर पर्सन ओरिएंटेड है तो हम इसकी मैक्सिमम नंबर देंगे 5। अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड है तो उसको देंगे हम 4। अगर पेशेंट को डिसओरिएंटेशन का पता कर, डिसओरिएंटेड भी नहीं है, कुछ और वर्ड बोल रहा है जो पूछा उसके रिगार्डिंग, है ना, हमने टाइम पूछा तो उसने पता नहीं कुछ और ही बता दिया, तो अगर वो बता रहा है कि मैं सिनेमा हॉल के अंदर हूं, मैं यहाँ पे हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए हम नंबर कितने देंगे? 3 नंबर देंगे। नेक्स्ट, अगर उसको कुछ भी पूछा जाए, वो कुछ अजीब सा साउंड निकाले, जो साउंड है वो हमारे समझ में ना आए, ब्लड साउंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम देंगे 2 नंबर, ठीक है। अगर हमने कुछ भी कोशिश कर ली, हमने स्टिमुलाई दे दिया वर्बल के लिए, बट वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वर्बली कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उस पेशेंट को हम कितने नंबर देंगे? उसको हम नंबर देंगे 1, ठीक है। तो हमारा हाई का हो गया, वर्बल का हो गया। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो कौन सा है? मोटार पैरामीटर, ठीक है। तो मोटार पैरामीटर के अंदर बात करूं
ठीक है, तो मोटार पैरामीटर के अंदर बात की जाए तो मोटर रेस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे कि उसको हमने मसल मूवमेंट के रिगार्डिंग चेक करना है। मसल मूवमेंट की बात की जाए तो पहला पैरामीटर होता है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप आपके हैंड को एक्सटेंड करो या लेग को एक्सटेंड करो। ठीक है, अगर वो पेशेंट अपने जो कमांड दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है ना, हमने जो भी बोला वो क्या कर रहा है, उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम देंगे मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं आपके इसके अंदर, मोटार के अंदर 6 है ना, मोटार के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने 6, तो वो 6 नंबर हम देंगे इसके अंदर। क्या कर रहा है पेशेंट, हमारी बात को मान रहा है, ओबे कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है हमारे कमांड को। चलो हमने बोल दिया उसको, हाथ उठाया, पेशेंट एकदम सीधा अपने हैंड रख के सो रहा, मस्त है ना, आई तो ओपन है, बट आई ओपन भी हो सकती है, नहीं हो सकती, हमने वो सभी चीजें चेक कर ली। नेक्स्ट हम मोटार का चेक कर रहे हैं, तो मोटार के अंदर वो कोई रिस्पॉन्ड, उसको बोल दिया हाथ उठा, वो नहीं उठा रहा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको पेनफुल स्टिमुलाई देंगे। क्या देंगे, हमने यहाँ पे आपके क्या कर दिया, उस पेशेंट के अंदर पिंच कर दिया। अगर पेशेंट उस पिंच की लोकेशन को फाइंड आउट करता है, ये स्टिमुलाई कहां जाएगा, हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, पेनफुल स्टिमुलाई दिया गया है, तो उस पेनफुल स्टिमुलाई की तरफ अगर अपना हाथ लेके जाके उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटाने की कोशिश करता है, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर्सन को ये लोकेशन का पता है कि मेरे को पेन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, कौन से एरिया के अंदर हो रहा है। अगर उसको एरिया का पता है, उसको लोकेशन का पता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड पेन। उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड पेन। तो जो लोकलाइज्ड पेन होता है उसके लिए जो नंबर दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं, 5। पहले अगर फॉलो कर रहा कमांड तो उसको मैक्सिमम नंबर 6। दूसरा अगर 5 की चेक कर रहे हैं तो 5 किसको देंगे, कि जब हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, वो पेनफुल स्टिमुलाई के एरिया को पहचान पा रहा है, उसकी लोकेशन का पता कर रहा है, उस लोकेशन की जगह से उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर उसके नंबर जो है वो लोकलाइज कर पा रहा है, तो उसको हम नंबर कितने देंगे, 5 देंगे। थर्ड हम कैसे चेक कर रहे हैं कि उसको हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया है ना, यहां से हमने पिंच किया प्रेशर से और पेनफुल स्टिमुलाई दिया, तो पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद वो पर्सन क्या करता है, अपने हाथ यहाँ पे ना लेके जाके कहीं और फ्लेक्स कर ले, चेस्ट की तरफ लेके जाए, चाहे कहीं और लेके जाए, बट उसको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो विड्रॉ तो कर रहा है अपने हाथ को, ठीक है, बट वहां पे अपनी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, पेन को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी लोकेशन जो है, जो एरिया पे जहां पे पेन हो रहा है, वो एरिया हमारा परफेक्ट नहीं है, वो किसी अदर जगह पे अपने हैंड मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्लेक्शन टू विड्रॉ द पेन। ठीक है, पेन को विड्रॉ करने के लिए नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, तो उसको हम कितना दे रहे हैं, 4 मार्किंग। कितने मार्किंग देंगे, 4। नेक्स्ट होता है कि हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया और उस पर्सन ने क्या कर दिया, अपने हाथ हैं वो अपने चेस्ट की तरफ लेके आया। ठीक है, हमने कहीं पे भी स्टिमुलाई दिया, उसने क्या किया, अपने हाथों को अपनी चेस्ट की तरफ मूवमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल फ्लेक्शन। पेन हमने कहीं और पे दिया था, चाहे हम लेग पे दे दे चाहे हाथ पे दे दे, तो उसने क्या कर दिया, अपने हाथ को, जो हाथ एक्सटेंडेड थे उनको क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। कहां पे, अपने चेस्ट पे, तो इसको बोलते हैं अब नॉर्मल फ्लेक्शन। तो अब नॉर्मल फ्लेक्शन के लिए हम नंबर जो देते हैं वो 3 देते हैं। ठीक है, नंबर कितने देते हैं, 3 नंबर देते हैं, और इसको एक सिंपल वर्ड के अंदर बोला जाता है अब नॉर्मल फ्लेक्शन को डीकोर्टिकेट। क्या बोलते हैं, डीकोर्टिकेट वर्ड यूज किया जाता है कि अगर अब नॉर्मल फ्लेक्शन, हमने पेन दिया कहीं और पे, उसने क्या कर दिया, अपने जो हैंड जो थे वो चेस्ट की तरफ लेके आ गया, ठीक है, फ्लेक्स करके, तो उसको क्या बोलेंगे कि इसको डीकोर्टिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स रहती है, डीकोर्टिकेट को कितने नंबर दिए हमने, 3। नेक्स्ट जो हमारी रहती है, एक अबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है और सेकंड जो होता है वो होता है अबनॉर्मल एक्सटेंशन। हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया और पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद उसने क्या कर दिए, अपने हाथ जो थे वो सीधे कर दिए, अपर एक्सट्रीमिटी क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। तो अब नॉर्मल एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, डीसेरेब्रेट। क्या बोलते हैं, डीसेरेब्रेट। तो उसको मार्किंग जो है वो हम कितनी देंगे, 2। अगर पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद भी अगर पेशेंट हमारा कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता, किसी भी एक्सट्रीमिटी के अंदर मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो रेस्पॉन्स बोलते हैं, और हम उसको मिनिमम मार्किंग देते हैं। कितनी मार्किंग देते हैं, मिनिमम। और मिनिमम मार्किंग कितनी है,
मिनिमम मार्किंग कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्या चेक किए हमने? ईवीएम की स्कोरिंग चेक कर ली। और बाकी चीज क्या है इसके अंदर? क्या लिखा हुआ है? टोटल स्कोर हमने बता दिया कितना होता है, 15 है ना, 6 5 और 4। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने होते हैं? टोटल 15 नंबर होते हैं। ठीक है, अगर इस 15 में से किसी पर्सन का स्कोर जो है वो 8 और उससे लेस आए तो उसको क्या बोलते हैं कि पर्सन जो है वो किसमें है? कोमा के अंदर है। ठीक है, कैसा है? कोमा के अंदर। अगर इन पर्सन के अंदर आई के अंदर 1 रिस्पॉन्ड आए, वर्बल के अंदर 1 रिस्पॉन्ड आए, मोटार के अंदर भी 1 रिस्पॉन्ड आए, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटली वो पेशेंट जो है वो अनरेस्पॉन्सिव है, मतलब पेशेंट जो है वो डीप कोमा में चला गया। कहां पे चला गया? डीप कोमा में। या फिर अगर डेथ वाले पेशेंट की हम जीसीएस करेंगे तो उसके अंदर स्कोरिंग कितनी आएगी? टोटल 3 आएगी। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 15 है, मिनिमम हमारा कितना स्कोर है? 3 है, तो 0 इसके अंदर स्कोर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीसीएस का स्कोर जो है वो 3 to 15 होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं कि मिनिमम स्कोर कितना होता है, 0 करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बट मैंने ध्यान रखना है कि मिनिमम स्कोर कितना देते हैं। पर पैरामीटर की बात की जाए तो 1 1 हमारा मिनिमम स्कोर रहता है। कितना रहता है? आई के अंदर मिनिमम 1, वर्बल के अंदर 1 और मोटार के अंदर 1, तो तीनों को मिला के तो टोटल कितने जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल था। अब सेकंड चीज, एक चीज और आपको बता देते हैं कि डीकोर्टिकेट और डीसेरेब्रेट के रिगार्डिंग, है ना, इनके आपको डायग्राम दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? कि डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख लो क्या होता है डीकोर्टिकेट और क्या होता है डीसेरेब्रेट। ठीक है, यहां से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जब हम मोटार, ये दोनों किसकी अबनॉर्मलिटी है? मोटार की। ठीक है, मोटार रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, उसकी अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, और मोटार के अंदर पहला जो हमारा आता है जो डीकोर्टिकेट आता है, जिसको हमने कितने नंबर दिए थे? 3 नंबर दिए थे। जहां पे क्या हो रहा था? अब नॉर्मल फ्लेक्शन। क्या हो रहा था? अब नॉर्मल। इसके अंदर पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, पेशेंट क्या है? बेड पे लेटा हुआ है, और लेटे हुए को हमने क्या दिया? कहीं पे पेन कर दिया हमने ना, पिन चुबा दी। ठीक है, पेनफुल हमने स्टिमुलाई दिया, तो उसने क्या कर दिया? अपने हाथ को फ्लेक्स कर दिया। उसके लेग्स जो है वो कैसे रहेंगे? एक्सटेंड रहेंगे, और उसको क्या करेगा? अपने हाथ को फ्लेक्स कर देगा, अपने रिस्ट को भी फ्लेक्स कर देगा। अगर ये पोजीशन है तो उसको क्या बोलते हैं? डीकोर्टिकेट, अब नॉर्मल फ्लेक्शन। नेक्स्ट कौन सी बताई थी? कि डीसेरेब्रेट। तो डीसेरेब्रेट के अंदर क्या बताया? डीसेरेब्रेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर चारों एक्सट्रीमिटीज क्या होती है? एक्सटेंड होती है। चारों एक्सट्रीमिटी कैसी होती है? एक्सटेंड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीसेरेब्रेट। ठीक है, इसके अंदर आपके लेग तो फ्लेक्स रहेंगे, और क्या रहेंगे? जो हैंड है वो भी आपके एक्सटेंड रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर चारों एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीसेरेब्रेट। और कॉर्टिकेट के अंदर क्या होता है? जो हमारे हैंड जो है, जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके दोनों, आपके हाथ और पैर, हैंड्स और लेग्स जो है वो अब नॉर्मल एक्सटेंड करे तो उसको हम सेरेब्रेट बोलते हैं। याद क्या रखोगे कि डी के बाद ई आ रहा है, इसके अंदर क्या है? ई का मतलब डी सेरेब्रेट का मतलब क्या है? कि यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके अंदर देखोगे तो ई कितने देखेंगे? डी सेरेब्रेट की स्पेलिंग देखो तो इसके अंदर ई कितने हैं? ये ट्रिक है ना, याद रखने की। 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब क्या है? इससे आप याद रख सकते हो ई कितने आ रहे हैं? 4 ई आ रहे हैं। मतलब हमारी चारों लिम्ब जो है वो कैसे रहेगी? एक्सटेंड रहेगी। याद करने का तरीका बता रहा हूं, है ना, ये मत बताना कि इसकी मीनिंग ये होती है ना। ये क्या है? याद करने का तरीका। कि डीसेरेब्रेट का मतलब होता है अबनॉर्मल एक्सटेंशन, और अबनॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर हम कैसे इसको इजीली याद रख सकते हैं? तो इसके अंदर जो ई लेटर है वो कितने आ रहे हैं? 4 टाइम। तो इसके अंदर 2 हाथ और 2 पैर दोनों के चारों कैसे आएंगे? एक्सटेंड अवस्था में मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीसेरेब्रेट बोलते हैं। अब बात करें डीकोर्टिकेट की, तो डीकोर्टिकेट पोस्चर के अंदर क्या होता है? 2 ई आते हैं, मतलब उसके अंदर लेग जो है वो तो एक्सटेंड मिलेंगे। दोनों पोजीशन के अंदर जो हमारे लेग्स जो है वो एक्सटेंड मिलते हैं।
अब नॉर्मलिटी कहाँ है? यहाँ पे हमारे हैंड के अंदर, हैंड जो हो गए वो कैसे हो गए? फ्लैक्स हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर दो एक्सट्रीमिटी आपके एक्सटेंड रहेगी, बाकी दो फ्लैक्स रहेगी। तो फ्लेक्शन किसके अंदर होता है? डी कॉर्टिकेट के अंदर, ठीक है। फ्लेक्शन किसके अंदर देखने को मिलता है? डी कॉर्टिकेट। अब बात आती है कि डी कॉर्टिकेट पोस्चर और डी सेरेब्रेट पोस्चर होती क्यों है ना? तो डी कॉर्टिकेट पोस्चर और आपके डी सेरेब्रेट पोस्चर मोटार के अंदर अबनॉर्मल क्यों मिलती है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो आपके डी कॉर्टिकेट पोस्चर होता है, इसका मतलब है कि आपके उस पर्सन के अंदर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर अबनॉर्मलिटी है। क्या है? कि इस पर्सन के अंदर हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया जो है वो उड़ चुका है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डी कॉर्टिकेट। कॉर्टिकेट से सीधा याद रख लो, कॉर्टेक्स कहां पे इंजुरी है, कहां पे अबनॉर्मलिटी है? डी कॉर्टेक्स का मतलब क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है? अबनॉर्मल है। सेकंड कंडीशन कौन सी देखी? डी सेरेब्रेट। इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर हमारा ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? जिस पेशेंट के अंदर क्या हो? डैमेज ऑफ ब्रेन स्टेम हो। ब्रेन स्टेम का, अगर ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी का डैमेज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलेगा? डी सेरेब्रेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डी सेरेब्रेट देखने को मिलेगा। दोनों की अबनॉर्मलिटी बता रहे, चल गई। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोजीशन दे सकते हैं कि डी कॉर्टिकेट है या डी सेरेब्रेट है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डी कॉर्टिकेट है वो किसकी वजह से होता है, या फिर डी सेरेब्रेट किसकी वजह से होता है। तो हमें याद रखना है कि जो डी कॉर्टिकेट है वो कॉर्टेक्स की वजह से होता है, उसका डैमेज होने के, और डी सेरेब्रेट है वो ब्रेन स्टेम के डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक है। चलो और बात की जाए आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन स्टेम किन किन एरिया से मिलके बना हुआ होता है? हाँ जी, कौन कौन से एरिया होते हैं? ये टोटल आपके 3 एरिया से मिलके बना होता है। कौन कौन से 3 एरिया होते हैं जो आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले आपका एक कमेंट ले लेते हैं। डी कॉर्टिकेट में अगर पेशेंट का हैंड चेस्ट से हटा दें फिर पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो पेशेंट फिर से खुद चेस्ट तक ले जाएगा। यस, जब भी आप डी सेरेब्रेट आप सॉरी कॉर्टिकेट अगर यूज करोगे तो उसके अंदर पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद पेशेंट सेल्फ ही चेस्ट की तरफ लेके आता है, फ्लेक्शन करता है, ठीक है। अगर कौन सी कंडीशन है, उस पेशेंट के अंदर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है तो उस पेशेंट के अंदर ये आपके डिकॉर्टिकेट देखने को मिलता है आपके मोटार के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात मैंने क्या बताया कि इसके अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर एरिया का रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो एरिया कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके इसके अंदर मिड ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 एरिया होते हैं। कौन कौन से? मिड ब्रेन होता है, और किससे मिलता है? पोन्स से, और थर्ड जो एरिया होता है आपके ब्रेन स्टेम के अंदर आता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ब्रेन स्टेम जो है वो 3 एरिया से मिलके बना हुआ है, 3 बॉडी के पार्ट से मिलके बना है। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और इसके अंदर भी सीक्वेंस यही याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। सीक्वेंस पूछ सकता है तो सीक्वेंस के अंदर यही सीक्वेंस याद रखनी है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, है ना। तो ये एरिया आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूएम को याद रखना है, दूसरा हमारा ब्रेन स्टेम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। डी कॉर्टिकेट हमने देख लिया, डी सेरेब्रेट देख लिया, और हमारा जीसीएस स्कोरिंग जो था वो भी हमने देख लिया। हाँ जी युक्ति जी क्या बोल रहे हो? कोमा में भी, कोमा में भी उसका क्या होगा, किस वजह से हो रहा है कोमा, वो चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर उसका आपके ब्रेन स्टेम भी चला गया तो उसके हमेशा एक्सटेंड ही रहेंगे, ठीक है। कोमा में अगर पेनफुल स्टिमुलाई दोगे तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। अगर पेशेंट कोमा में है तो वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको 1 मार्किंग देते हैं। पेशेंट जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा, पेशेंट जैसा था वैसा ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो रेस्पॉन्स। वहां पे हम मार्किंग देंगे वो 1 देंगे, ठीक है। वहां पे डी सेरेब्रेट, डी कॉर्टिकेट हम यूज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है।
विजिबल है? क्वेश्चन क्या है देख लो, व्हाट ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर यूजुअली रिक्वायर्स इंट्यूबेशन बिकॉज द एयरवे रिफ्लेक्स आर अफेक्टेड। क्या पूछ रहा है कि जब पेशेंट का हम ग्लासगो कोमा स्केल स्कोरिंग कर रहे हैं, उस पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए जब हम मानेंगे कि उस पेशेंट को हमें क्या करना है, इंट्यूबेट करना है, बिकॉज उसका एयरवे जो है वो क्या हो रखा है, अफेक्टेड हो रखा है। कि किसी पेशेंट के अंदर एयरवे अफेक्टेड हो रखा है तो उसके अंदर जीसीएस कितना होगा, तब हम करेंगे कि उसको हम क्या करें, अब इंट्यूबेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर एरिया उसका जीसीएस स्कोर है वो कितना है, 10 है। 10 का मतलब वो किसके अंदर कैटेगरी के अंदर है, मॉडरेट कैटेगरी के अंदर है, तो हम इसके अंदर भी नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, 9 के अंदर है, मतलब 9 और ग्रेटर है, मतलब 9 या 9 से ज्यादा है तो कितना भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम नहीं करेंगे इंटीग्रेट, इसके अंदर भी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। सेकंड हमारी थर्ड हमारी कंडीशन कौन सी है कि 8 और लेस। 8 और लेस का मतलब है कि पेशेंट के अंदर हेड इंजरी है वो कैसी है, सीवियर है। चलो थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं कि 10 और ग्रेटर, 10 या 10 से ज्यादा है, तो ये भी आपके किससे अंदर आएगा, ये आपके मॉडरेट के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एयरवे जो है वो इतना अफेक्टेड नहीं रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा कि जब पेशेंट सीवियर कैसा हो, सीवियर हेड इंजरी के अंदर हो, तो उस पेशेंट के अंदर हम पहली प्रायोरिटी देंगे किसकी, इंट्यूबेशन की। किसकी देंगे, इंट्यूबेशन की। कैसा पेशेंट जिसके अंदर क्या हो रखा हो, पेशेंट जो है वो सीवियर हेड इंजरी के अंदर, सीवियर के अंदर कितना आता है स्कोर, 8 या 8 से कम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कोमा वाले, कोमा वाले को जरूर हम इंट्यूबेट करेंगे, इंट्यूबेट नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम इंट्यूबेट करेंगे, तो इसका आंसर राइट क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a 45-year-old man called Hamish is admitted to the emergency department। ठीक है, एक ओल्ड मैन 45 ईयर का था जिसका नाम क्या था, हमिश नाम था, और वो एडमिट हुआ था संडे के दिन 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, और उसके साथ क्या हो रखा था, असल्ट हुआ था। असल्ट के साथ पेशेंट आया 1 जनवरी 2014 को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसका नाम क्या बताया, हमीश बताया। जब पेशेंट से पूछा गया, है ना, व्हेन यू आस्क द पेशेंट टू टेल यू हिज नेम, मतलब आपको जब पेशेंट क्या करे, उसका नाम बताए, उसको पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, वेयर ही इज, कहां पे है, और व्हाट इज द डेट, है ना, कि आज की डेट क्या है। उसको क्या पूछा गया, नाम, प्लेस और डेट पूछी गई। ठीक है, टाइम, प्लेस, पर्सन के ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। एंड तब क्या किया, ही आंसर, उसका नाम क्या बताया उसने, हमीश बताया, और क्या बताया कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, और जो मंथ बताया वो कौन सा बताया, दिसंबर। हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग, कि इस फाइंडिंग को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कि वो पर्सन जो है उसके अंदर ऑप्शन क्या है, ए कि वो ओरिएंटेड है, बी क्या है वो कंफ्यूज्ड है, सी क्या है कि इसके अंदर जो आपके वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, और थर्ड है हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, जो साउंड है वो इनकॉम्प्रिहेंसिव। इसका हमने क्या पूछा कि टाइम, प्लेस, पर्सन के रिगार्डिंग पूछा, और उसने नाम क्या बताया, पहले चीज पर्सन के रिगार्डिंग पूछा तो पर्सन का नाम क्या था, हमीश था, उसने सही बताया। दूसरी क्या बताया, प्लेस के रिगार्डिंग पूछा तो प्लेस क्या बताया, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं। थर्ड क्या पूछा गया कि आज का महीना कौन सा है ना, कौन सा मंथ है, तो उसने क्या बताया कि दिसंबर मंथ है, बट एग्जैक्ट जो मंथ था वो कौन सा था। ठीक है, तो उसने कब एडमिट हुआ था, जनवरी के अंदर, तो उसके अंदर क्या ओरिएंटेड है ये पेशेंट ओरिएंटेड है, उसने सही बताया है।
टाइम, प्लेस और पर्सन के रिगार्डिंग उसने सही बताया या नहीं बताया, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन क्या रहेगा कि उसने नाम तो सही बताया, हॉस्पिटल में है, प्लेस भी सही बताया, बट जो डेट थी, है? जो टाइम था वो गलत बताया। डेट कौन सा था, टाइम कौन सा था, जनवरी मंथ था, जैन मंथ था, बट उसने क्या बताया कि वो कहां पे है, कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर। तो पर्सन क्या है, ओरिएंटेड नहीं है। अगर तीनों ही सही बताता है तो उसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेड। बट इस कंडीशन को जब तीनों में से गड़बड़ एक के अंदर भी हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, डिसओरिएंटेड है। डिसओरिएंटेड का मतलब कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आ गया सीधा ऑप्शन कंफ्यूजन। ना उसके अंदर वर्ड की कोई प्रॉब्लम है, ना इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाला, सब चीजें अच्छे से बोल रहा है, जो पूछा गया वही बोल रहा है, बट उसको टाइम के रिगार्डिंग पता नहीं था। क्या हुआ कि टाइम के अंदर उसको पता नहीं था कि कौन सा महीना चल रहा है, तो वो क्या निकला, हमारा पेशेंट डिसओरिएंटेड निकला। और जीसीएस के अंदर डिसओरिएंटेड को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। क्या यूज करते हैं, कंफ्यूजन। तो ये पर्सन जो था वो कैसा निकला, कंफ्यूज निकला। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूर पेशेंट ओपन्स आइज, ठीक है। कोई पेशेंट है जो हमारे डिपार्टमेंट में एडमिट है और क्या कर रहा है, ओपन्स देयर आइज टू वर्बल, ठीक है। आई के अंदर हम वर्बल स्टिमुलाई देंगे तब वो क्या कर रहा है, पेशेंट हमारी आइज को ओपन कर रहा है। नॉर्मल हम वो पेशेंट ओपन नहीं कर रहा है, एंड हैज ए डिसकॉन्जुगेटेड गेज, जो आई का गेज मूवमेंट है वो अबनॉर्मल है। कैसा है, डिसकॉन्जुगेटेड, ठीक है। जो आइज का मूवमेंट है वो अबनॉर्मल है, ठीक है। जैसे हम ऊपर नीचे देखते हैं, साइड बाय लेटरल देखते हैं, बट उसके अंदर क्या है, जो आई का डायरेक्शन है वो अबनॉर्मल है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकॉन्जुगेटेड। बट आई ओपन कब कर रहा है, पहली चीज हमें क्या देखना है, ई, दूसरा क्या था, बी एम, ठीक है। ईवीएम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहला आई के अंदर क्या बताया कि आई जो है वो कब ओपन कर रहा है, वर्बल स्टिमुलाई देने के लिए। तो इसके अंदर आई के मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कब देंगे हम, कि जब आई ओपन कब करे, स्पॉन्टेनियसली ओपन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आई जो है वो नॉर्मल है। बट इसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस ओपन नहीं किया। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या कहता है कि जब स्पॉन्टेनियसली आई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसको आवाज लगानी है, उस पेशेंट को नाम से बुलाना। अगर नाम से बुलाने पे, वर्बल स्टिमुलाई देने के बाद अगर वो आई ओपन कर रहा है तो उसको हम स्कोर कितने देंगे, 3 देंगे। इसने क्या किया, उसको वर्बल स्टिमुलाई दिया, उसने क्या कर दिया, आई जो है वो ओपन कर दी। मतलब इसके अंदर ई के अंदर जो स्कोर आएगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। चलो आई का हमने चेक कर दिया। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि दे आर एबल टू फॉर्म वर्ड्स। वो पेशेंट वर्बल के अंदर क्या है, जो फॉर्म वर्ड है उसको फॉर्म कर रहा है, बट द वर्ड्स आर नॉट करेक्ट फॉर द सिचुएशन। कि जो वर्ड जो बोल रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके वर्ड क्लियर है, वर्ड क्या है, स्लर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड जो है वो क्लियर है, बट जो पूछा गया वो नहीं बता रहा है ना, पूछा गया वो नहीं बता रहा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब उसको पूछा गया तो जो साउंड था वो तो प्रॉपर था, है ना, वर्ड जो है वो प्रॉपर थे, बट कैसे थे, इनअप्रोप्रिएट। जैसे मैंने बताया था खाना खाने का, बट वो क्या रिकॉर्डिंग बता रहा था कि मैं सिनेमा के अंदर हूं, या फिर मैं वहां पे हूं, मेरा भाई खड़ा है, मेरा बहन है, या फिर पंखा है, कुछ ऐसा बोल रहा है। मतलब जो वर्ड है वो इनअप्रोप्रिएट बोल रहा है, बट सेंटेंस जो है वो क्या है, नॉर्मल है। जो वर्ड की स्पीकिंग लैंग्वेज है वो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। मतलब इसके अंदर जो नंबर देंगे वो कितने देंगे, वर्बल के अंदर 3। कैसे चेक कर रहे थे, पहला वर्बल कैसे रिस्पॉन्ड चेक कर रहे थे कि वो पर्सन ओरिएंटेड है। सेकंड क्या किया, ओरिएंटेड है नहीं, उल्टी चीजें बता रहा है। दूसरा वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज होता तो कुछ और चीज बताता, है ना, बट उसके वर्ड जो है वो कुछ और बता रहा है। जो हमने पूछा वो चीज एग्जैक्ट नहीं बता रहा, और वर्ड जो बोल रहा है, थर्ड हमने क्या किया, वर्ड चेक करे, और वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, हमने पूछा कुछ और उसने कुछ बताया। तो थर्ड नंबर हम क्या देंगे इसको, बी के अंदर 3 नंबर देंगे, आई के अंदर 3,
वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर भी 3। अब हम चेक करेंगे मोटर रेस्पॉन्स। क्या बता रहा है मोटर रेस्पॉन्स? दे आर एबल टू फॉलो द कमांड विथ वन साइड ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, एक साइड से वो कमांड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमने बोला कि हाथ उठाओ ये वाला, तो उसने क्या कर दिया, अपने हैंड को राइज कर दिया। तो मतलब क्या है, वो हमारे कमांड जो है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उसको हम कितने देंगे, मैक्सिमम नंबर देंगे। तो कितने नंबर, 3 और 3 6, 6 और 6 12। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, इसके अंदर बी रहेगा। नंबर पता चल गए, कैसे हमें चेक करना है ना। हम जीसीएस अच्छे से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको तीनों पैरामीटर याद है तो इजीली आपके जीसीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, व्हाट इज द पेशेंट्स स्कोर बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग। कि इस फाइंडिंग को देख के बताओ कि पेशेंट का स्कोर जो है वो कितना रहने वाला है। व्हेन यू अराइव टू द पेशेंट्स बेड साइड, जब आप पेशेंट की बेड साइड गए तो पेशेंट इज लुकिंग अराउंड। ठीक है, वो क्या कर रहा था, इधर उधर देख रहा था। मतलब इसका आई मूवमेंट जो है वो कैसा है, आई मूवमेंट कैसा है इसका, नॉर्मल है। मतलब ई के अंदर कितना आएगा, नॉर्मल आएगा। नॉर्मल मतलब 4 आएंगे। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि ई के अंदर कितने दे रखे हैं, आई रेस्पॉन्स कितने रखे, 3। तो इसको ऑप्शन को हटा दो, है ना। एक और नया तरीका है, इसके अंदर हमें क्या करना, ऑप्शन एक ईवीएम चेक करेंगे, है ना। तो आई के अंदर नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा है, आई स्पॉन्टेनियसली ओपन है, तो उसको ई के अंदर कितना हो गया, 4। तो इसके अंदर 3 वाला ऑप्शन हमने हटा दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। द पेशेंट टेल्स यू दैट दे आर एट ए कंसल्ट हॉल, हॉस्पिटल में एडमिट है, बट वो बता क्या रहा है कि वो किसके अंदर है, कंसल्ट हॉल के अंदर है। एंड द ईयर इज 1916, बट उस टाइम जो ईयर था वो कौन सा था, 2022, है ना। ईयर जो था वो कौन सा था, 2022, बट बता क्या रहा है, 1960। मतलब जो पर्सन जो है वो क्या है, डिसोरिएंटेड है। कैसा है, ना तो टाइम के रिगार्डिंग बता रहा है, ना लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक है, दोनों चीजें गलत बताई। तो इसका मतलब जो हमारी वर्बल रेस्पॉन्स है वो डिसोरिएंटेड आएगी। डिसोरिएंटेड का मतलब बी भी है, वो हमारा कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से हैं जो हटा देंगे, वर्बल रेस्पॉन्स 5 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। मतलब यहां से ही हमने आधा क्वेश्चन करते ही हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होने वाला है, ए करेक्ट होने वाला है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, फिर क्या देखेंगे आगे। ठीक है, E4 V4 आ गया हमारा। मोटर रेस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। मोटर क्या है, बट दे स्टेट देयर करेक्ट नेम, वो नाम उसने सही बताया। ठीक है, हमने चेक कर लिया। एंड दे आर एबल टू ओपन देयर माउथ एंड स्टिक आउट देयर टंग। हमने उसको बोला कि अपने टंग को बाहर निकाल के रखो, तो उसने क्या कर दिया, अपने टंग को बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया। ठीक है, हमने ओपन माउथ ओपन करने के लिए बोला और उसने टंग ने ओपन करके टंग को उसने स्टिक आउट कर दिया, होल्ड कर दिया। ठीक है, तो आपका मोटर रेस्पॉन्स जो है वो सही है ना, जैसा हमने बोला था वो मूवमेंट उसने करके दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मोटर है वो भी कितना है, 6 है। देख लो हमारा जीसीएस कितना हो गया, टोटल 14, E4 V4 M6 कितना हो गया, E4 V4 M6 कितने हो गए, 8 और 6 14। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीसीएस कितना है स्कोर, तो इसका 14 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी है, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को देखोगे तो आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो इजीली करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पैरामीटर देखोगे, इसके अंदर हमने 3 को हटा दिया था कि ई के अंदर कितने नंबर आ रहे थे, 4 आ रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या किया, वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर दिया, तो वर्बल के अंदर हमें 4 मिले, बाकी सभी के अंदर 4 नहीं थे, एक के अंदर 4 था। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया कि सीधा सा ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर भी हमने क्या किया, मोटर रेस्पॉन्स चेक किया और मोटर के अंदर हमने पता किया मोटर रेस्पॉन्स भी इसकी नॉर्मल है। तो उसको हमने क्या किया कि ये जो है मोटर रेस्पॉन्स 6 नंबर देंगे हम इसको, क्योंकि हाईएस्ट नंबर इसको मिल रहे हैं। जो रेस्पॉन्स है वो पेशेंट जो है हमारी कमांड है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या दिया, उसको 6 नंबर दिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा,
आपका एक जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना पढ़ने में, बट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या इजी क्वेश्चन है कि यू आर असेसिंग ए पेशेंट, आप एक पेशेंट का क्या असेस कर रहे हो? जीसीएस स्केल जो है वो असेस कर रहे हो एट बेड साइड। पेशेंट जो हॉस्पिटल एडमिटेड है, आप बेड साइड गए और वहां पे आप क्या कर रहे हो? जीसीएस असेस कर रहे हो। व्हाट इज द पेशेंट स्कोर बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स? इस फाइंडिंग को देख के बताओ कि पेशेंट का स्कोर कितना है। When you arrive to the patient's bedside, the patient's eyes are closed. ठीक है, उसकी आईज क्या थी? क्लोज थी, बट दे ओपन व्हेन यू स्पीक। उसने क्या किया? आईज कब ओपन करी? जब आपने उसको आवाज दी, साउंड दी। नॉर्मल क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस। सेकंड, वापस ईवीएम लिख लो। इसको करने का यही तरीका। वापस क्या कर, जब भी चाहे नॉर्मल हो, ये ईवीएम नहीं दे रखा हो, फिर भी आप क्या करना, ईवीएम आप रफ बुक पे लिख लो। ठीक है, उसके बेस पे आप करो। क्या हुआ? उसने जब आवाज दी तब आए। नॉर्मली क्या था कि स्पॉन्टेनियस। सेकंड पैरामीटर क्या है? आवाज देनी थी, तो आवाज देते ही ओपन कर दी। मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 4 होते हैं। सेकंड नंबर पे कौन से आते? 3। चलो नेक्स्ट क्या किया? द नर्स कैन नॉट असेस बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स बिकॉज द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड। पेशेंट क्या है? इंट्यूबेटेड है, इसलिए वो नर्स क्या कर सकती है? वो वर्बल रेस्पॉन्स चेक नहीं कर सकती। जो नर्सिंग ऑफिसर वहां पे एट प्रेजेंट है, जो जीसीएस कर रहा है इसको, वो क्या कर रहा है? उसने फाइंड आउट किया कि जो पेशेंट जो है वो क्या है? इंट्यूबेटेड है, इसलिए वो वर्बली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है बट वो क्या है? इंट्यूबेटेड, इसलिए वो वर्बल रेस्पॉन्स भी चेक नहीं कर पा रहा है। तो इसको वर्बल को अभी छोड़ दो। इन एडिशन द पेशेंट्स कांट ओबे ए मोटार कमांड। जो पेशेंट को बोला था वो मोटार कमांड ओपन नहीं, फॉलो नहीं कर रहा था। देयरफॉर उसके आगे क्या है? व्हेन यू अप्लाई ए सेंट्रल स्टिमुलस टू पेशेंट फ्लैक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टिमुलस। उसने क्या किया? पेशेंट ने अपने हाथ को फ्लैक्स किया, बट वो कहां तक? विड्रॉ नहीं कर पाया, लोकलाइज नहीं कर पाया। ठीक है, उसने क्या किया? उस स्टिमुलाई को विड्रॉ करने के लिए अपने हाथ को उठाया और वो एग्जैक्ट लोकेशन को लोकलाइज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? विड्रॉवल वाला आएगा कि वो क्या करना चाह रहा है? पेनफुल स्टिमुलाई को विड्रॉ करना चाह रहा है, बट उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। पहला क्या था? कमांड फॉलो करना, कमांड उसने फॉलो की नहीं। सेकंड क्या था? लोकलाइजेशन। हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई को विड्रॉ कर रहा है, वहां से पेनफुल स्टिमुलाई को हटा रहा है, लोकलाइज कर रहा है, उस लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है। तो हम उसको कितने देंगे? तो हम उसको नंबर देंगे 5। तो हम उसको कितने नंबर देंगे? 5, अगर लोकेशन पे जाके कर रहा है। यहाँ पे क्या है? लोकेशन पे भी नहीं जा रहा, नॉर्मली उसको क्या कर रहा है? अपने हाथ को यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसने हाथ को मूवमेंट करके आपके चेस्ट की तरफ लेके आया या फिर कहीं और दर्द को दिखाने लग गया, बट वहां पे आपके पेनफुल स्टिमुलाई नहीं। मतलब थर्ड क्या है हमारा? विड्रोवल। तो विड्रोवल को हम कितने नंबर देंगे? 4 देंगे। नॉर्मल 6। ठीक है, लोकलाइजेशन के लिए 5 और विड्रोवल के लिए हम 4 मार्क देंगे। कितने देंगे? एम के अंदर हमें कितना देखने को मिलेगा? 4 देखने को मिलेगा। E3 सबके अंदर E3 है, V को हमने काउंट किया नहीं, M को 4, तो 4 के अंदर कितने हैं? ये 2 बचे। अब बात आती है किसकी? कि जब पेशेंट आपका क्या हो? इंट्यूबेटेड हो। वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर पेशेंट जब इंट्यूबेटेड हो, जब ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी हम अगर उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तब हम उसका रेस्पॉन्ड चेक कर पाते हैं। ठीक है, नोट जब पेशेंट इंट्यूबेटेड होता है, इसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि जब भी किसी कंडीशन के अंदर जब हम पैरामीटर चेक करते हैं तब कोई कंडीशन दे रखता है, तो उस कंडीशन के बेस पे हमें देखना होता है कि पेशेंट बोल पाएगा नहीं पाएगा। आपके गले के अंदर, आपके ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाली हुई है, तो आप कैसे बोल पाओगे? ठीक है, नॉर्मली ये बोल नहीं पाएगा। तो इस ट्रेकिया जो है वो ब्लॉक रखा है, तो इसलिए हम वर्बल के अंदर क्या चेक करते हैं? वीटी लिखते हैं, या फिर हम इसको एनटी भी लिख सकते हैं कि जो आपके वर्बल रेस्पॉन्स है वो नॉन टेस्टेबल है। एनटी का मतलब क्या है?
नॉन टेस्टेबल, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर ट्रैकियोस्टोमाइज्ड पेशेंट है या फिर इंट्यूबेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इंट्यूबेटेड लिखा है, जरूरी नहीं इंट्यूबेटेड हो, ट्रैकियोस्टोमाइज्ड हो, या फिर यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो रखा हो, इस कंडीशन में भी नहीं बोल सकता, है ना। तो जब किसी पेशेंट की वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहा है तो आपके वर्बल पार्ट से वोकल कॉर्ड के अंदर कोई अफेक्ट आ रखा हो, कोई कट हो रखा हो या इंट्यूबेटेड हो, किसी तरीके से भी वो ब्लॉक हो रखी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एनटी, कि वो फाइंडिंग जो है वो नॉन टेस्टेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आई के अंदर भी कर सकते हो, आई के अंदर भी आई जो है वो एंटी लिख सकते हैं अगर वो नॉन टेस्टेबल। नॉन टेस्टेबल कौन सी कंडीशन के अंदर होगी? जब आपके आईज के अंदर कोई स्वेलिंग आ रखी है, दोनों के आपके आईलिड्स पे स्वेलिंग आ रखी, तब वो आई ओपन कर पाएगा, चाहे आप पेनफुल स्टिमुलाई दो, चाहे आप किसी प्रकार का स्टिमुलाई दो, बट वो आईज ओपन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे एडिमा हो रखा है। ठीक है, तो जहां पे जिस रेस्पॉन्स को जीसीएस के अंदर हम चेक नहीं कर पाते, उस रेस्पॉन्स को हम क्या लिखते हैं? एंटी लिखते हैं, कि नॉन टेस्टेबल लिखते हैं, या फिर वीटी लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर। मोडार के अंदर भी आप मोडार एंटी लिख सकते हो, जहां पे आप चेक नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? चेक नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? नॉन टेस्टेबल। तो इसके अंदर आपके वीटी लिखा हुआ मिलेगा, उसको 1 मार्किंग नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। 1 मार्किंग दोगे मतलब कि वो आपका मोटर मूवमेंट, सॉरी, वर्बल रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, पेशेंट ओरिएंटेड है बट बोलना चाह रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि उसका जो वोकल कॉर्ड है वो ब्लॉक है। क्या है? वोकल कॉर्ड उस पेशेंट की ब्लॉक है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। तो इसलिए हम उस वोकल कॉर्ड ब्लॉकिंग के लिए क्या रख सकते हैं? वीटी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो नॉन टेस्टेबल है, हम चाहकर भी उसको टेस्ट नहीं कर पाए। तो ये आपके क्या थे? नॉर्मल कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जीसीएस के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आजकल एक अपडेटेड आता है जीसीएस, जिसको हम बोलते हैं जीसीएस पी, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या था? नॉर्मल जीसीएस। जो अभी तक हमने देखा वो क्या है? नॉर्मल जीसीएस है। ठीक है, जिसके अंदर हमने ईवीएम देखा। एक आता है जो अपडेटेड आता है, क्या आता है? अपडेटेड जीसीएस। तो उस अपडेटेड जीसीएस को बोलते हैं जीसीएस पी। ठीक है, जो आजकल बहुत बार कुछ एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हुआ। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? अपडेटेड जीसीएस के अंदर। जो हम जीसीएस पढ़ रहे थे वो नॉर्मल जीसीएस है आपके पेशेंट का, बट अपडेटेड जीसीएस के अंदर बात की जाए तो अपडेटेड जीसीएस के अंदर क्या चेक करते हैं? ठीक है, जीसीएस पी के अंदर नॉर्मली हम जीसीएस चेक करेंगे, और फिर हम उसके अंदर क्या चेक करेंगे? पी से अंदर हम चेक करेंगे पिपिल की रिएक्टिविटी। क्या चेक करेंगे? पिपिल की रिएक्टिविटी चेक करेंगे, जिसको हम चेक करते हैं पीआरएस, पिपिल रिएक्टिविटी स्कोरिंग। क्या करते हैं? कि जो पिपिल है उसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं, उसको स्कोरिंग देते हैं। ठीक है, अब जीसीएस पी को हम कैसे चेक करेंगे? तो जीसीएस पी का जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, जीसीएस पी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है जीसीएस माइनस पीआरएस स्कोर। क्या है? जीसीएस माइनस पीआरएस स्कोर। ये क्या है? पीआरएस के रिगार्डिंग हमने बात की। क्या चेक करते हैं? यहाँ पे पिपिल की रेस्पॉन्स चेक करते हैं। क्या करते हैं? पिपिल रेस्पॉन्स चेक करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, है ना। जीसीएस पी की बात कर रहे हैं हम, जीसीएस पी के अंदर, इसके अंदर पिपिल रिएक्टिविटी स्कोरिंग चेक करते हैं। तो इसके अंदर आपके टोटल 3 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? कितने? टोटल 3 पैरामीटर होते हैं जीसीएस पी को चेक करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर मैंने बात की, हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हैं? पिपिल की रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम मार्किंग जो है, एक साइड हम मार्किंग लिख लेते हैं, दूसरी साइड लिखेंगे हमारी पिपिल की रेस्पॉन्स। क्या चेक करेंगे? पिपिल की रेस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, मार्किंग की बात की जाए तो इसके अंदर 0, 1 और 2 ये आपके मार्किंग रहती है। कि अगर इसके अंदर बात की जाए तो एग्जैक्ट चेक क्या करते हैं पिपिल रेस्पॉन्स के अंदर, है ना। पिपिल रेस्पॉन्स की मैं बात करूं
तो एग्जैक्टली इस प्यूपिल रिस्पॉन्स में चेक क्या करते हैं? प्यूपिल रिस्पॉन्स में ये चेक करते हैं कि उसकी आईज जो है वो प्रॉपर रिप्लाई रेस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है, जो आईज जो है वो प्रॉपर डायलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिएक्टिविटी चेक करते हैं वो कैसी करते हैं? अगर नॉर्मल कर रहे हैं, आपकी दोनों आईज नॉर्मल रेस्पॉन्ड कर रही है, तो उसके अंदर हम मार्किंग देते हैं कितनी नॉर्मली रेस्पॉन्ड कर रही है आईज, तो उसके अंदर हम स्कोर कितना देंगे? 0 देंगे। हमारे आईज जो है वो एकदम सही है। ठीक है, अगर 1 की बात की जाए तो हमारी अगर उसके अंदर हमारी दोनों आईज को चेक करते हैं, दोनों के अंदर कोई एक आईज हमारी काम नहीं कर रही, मतलब नॉन रिएक्टिव है। हमने लाइट दी, वो पिपिल जो डायलेट होना था वो डायलेट नहीं हुआ किसी एक आईज का। अगर एक आईज का डायलेट नहीं हो रहा, मतलब 1 आई जो है वो क्या है? अनरिएक्टिव है। तो एक्चुअली हम क्या चेक कर रहे हैं इसके अंदर? अनरिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, पिपिल रेक्टे के अंदर क्या चेक कर रहे हैं? हम अनरिएक्टिव के उसके अंदर कितनी आई जो है वो अनरिएक्टिव है लाइट के दौरान, है ना? लाइट के दौरान उसको लाइट पास की जाए आईज के अंदर, तो पिपिल जो है वो कितने अनरिएक्टिव है। अगर एक आई का आपका पिपिल अनरिएक्टिव है तो उसको स्कोर कितना देंगे? उसको स्कोर देंगे 1। अगर दोनों आईज के आपके, है ना, बोथ आईज आर अनरिएक्टिव, दोनों आईज जो है वो अनरिएक्टिव है, आई लिख लो या फिर आप बोल दो पिपिल, दोनों पिपिल जो है वो अनरिएक्टिव है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि उसके अंदर स्कोरिंग जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 2। इसके अंदर स्कोरिंग किसको देते हैं कि हमारी आई जो है उसके अंदर हमने पहला चेक किया और हमारे प्रॉपर जब लाइट देते हैं, जब लाइट देते हैं तब क्या होता है? पिपिल का कंस्ट्रिक्शन होता है। नॉर्मली जब अंधेरा होता है तो पिपिल हमारे डायलेट रहते हैं कुछ चीज को देखने के लिए, तो हमने लाइट दी, पिपिल जो था वो कंस्ट्रिक्ट होना था, बट वो पिपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। कितने नहीं हुए? दोनों के अंदर लाइट देंगे। अगर एक अनरिस्पॉन्सिव है तो उसको 1 मार्किंग देंगे, अगर दोनों हमारे अनरिस्पॉन्सिव है, अनरिएक्टिव है पिपिल, तो 2 मार्किंग देंगे। ठीक है, तो ये आएगा यहां से हमारा पीआरएस स्कोर। ठीक है, इस स्कोर को क्या बोलते हैं? पीआरएस स्कोर। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि आपके जीसीएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीसीएसपी कैलकुलेट करने के लिए जीसीएस में पीआरएस स्कोर माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? जो जीसीएस हमारा था, है ना, हमने क्या किया? जीसीएसपी कैलकुलेट करना था, तो जीसीएसपी को चेक करने के लिए हमने क्या किया? जीसीएस माइनस पीआरएस, पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर चेक किया। ठीक है, अगर मान लो आपका जीसीएस उस पेशेंट का कितना है? 15 है। जीसीएस कितना है? 15 है, तो उसके अंदर पिपिल रिएक्टिविटी स्कोर चेक करनी होती है जीसीएसपी के अंदर। अगर ये पिपिल रिएक्टिविटी इस पेशेंट के अंदर दोनों आई जो है वो आपके अनरिएक्टिव है, तो उसको हम कितना मार्किंग देंगे? यहाँ पे मैंने लिखा था कि बोथ आईज आर अनरिएक्टिव, तो उसके लिए हम मार्किंग कितनी यूज करते हैं? 2 करते हैं। अगर आपके दोनों आईज नॉर्मल है, दोनों रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसको हम मार्किंग कितनी देंगे? 0 मार्किंग देंगे। उसको कितनी मार्किंग देंगे? 0। ठीक है, 0 कब देंगे? जब हमारी दोनों आईज अच्छे से काम कर रही है, पिपिल जो है वो डायलेट हो रहे हैं, लाइट के दौरान कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कितने देंगे? 0 देंगे। ठीक है, अगर आपके इस पेशेंट के अंदर आपके जीसीएस की बात की जाए, मान लो उसका जीसीएस स्कोर था 3, मतलब पेशेंट जो था वो डीप कोमा के अंदर, हमने क्या किया? पीआरएस चेक किया, तो उस पेशेंट के अंदर जो आई के अंदर रिस्पॉन्स थी, दोनों आईज को हमने चेक किया, तो दोनों आईज हमारे अनरिएक्टिव निकली, तो उसके लिए हम स्कोर कितना दे रहे हैं? 2। अनरिएक्टिव, दोनों आईज काम नहीं कर रही है, डायलेट नहीं कर रही, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है लाइट के रिगार्डिंग, तो हमने उसको स्कोर कितना दिया? 2। इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके जीसीएसपी के अंदर मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? 15। 15 में से 0 गया तो कितने हो गए? 15। अगर मैं बात करूं मिनिमम स्कोर की, तो मिनिमम जीसीएस के अंदर 3 आता है, पीआरएस के अंदर कितना आता है? 2, और इसको माइनस करोगे तो कितना रहेगा? 1। तो अगर बात की जाए, क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि जीसीएसपी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है? जीसीएसपी के अंदर मिनिमम स्कोर कितना रहता है? जीसीएसपी के अंदर मिनिमम स्कोर कितना रहेगा? तो मिनिमम स्कोर कितना होता है जीसीएसपी के अंदर? 1। गलती से यहाँ पे 3 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीसीएस उसका 3 था,
बट जीसीएस में से हमने पीआरएस स्कोर माइनस किया तो कितना आया 1। पीआरएस स्कोर का मतलब क्या है, उसकी दोनों आईज काम नहीं करेगी। जब पेशेंट डेथ हो गया है या फिर कोमा में, डीप कोमा में, तो उसकी आईज भी काम नहीं करेगी, वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगी। तो उसके लिए हमने कितने वर्ड यूज किए, हमने 2 मार्किंग में 3 में से 2 गया, कितना होगा 1। तो आपके जो मिनिमम स्कोर जो रहेगा जीसीएसपी के अंदर वो कितना रहेगा 1 और मैक्सिमम आपके 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने किसके रिगार्डिंग देखा, जीसीएस के रिगार्डिंग देखा और अपडेटेड जीसीएस देखा। ठीक है, तो आज के रिगार्डिंग आपके जितना टॉपिक था वो होप कि आपका सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलो, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हो गई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीसीएस के बारे में, अमल सर ने अच्छे से डील किया है, सभी ने देखा होगा और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझे होंगे जीसीएसपी के बारे में। वापिस से अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अपनी अनाउंसमेंट क्या थी। अपनी अनाउंसमेंट थी आपकी फ्री टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग थी भाई, आपके फ्री टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग थी। थोड़ा सा ले चलते हैं वापिस से, स्टार्टिंग से देख लेते हैं अपन नॉर्मली कि हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक है उनके बारे में फ्री क्लासेज आपकी रहने वाली है यूट्यूब पे। किस पे भी, यूट्यूब पे। कौन से चैनल पे, नर्सिंग वाईफाई क्लासेज के ऊपर, जिसपे अभी आप क्लासेज देख रहे हो उसी के ऊपर आपकी नॉर्मली रहेगी। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जैसे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी एमसीक्यू क्लास रहेगी रात को 9:15 पे डेली नर्सिंग वाईफाई आपकी क्लासेस के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो आपकी फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो कौन से एग्जाम के रिगार्डिंग रहेगी, जो आपका रेलवे के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा हर संडे को फ्री टेस्ट सीरीज आपकी प्रोवाइड की जाएगी नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन कैसे ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 7790809338 पे, जिससे आपको फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी एमसीक्यू क्लासेस का भी डेली आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करना जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आपको भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि डेली इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।